साउथ कोरिया सियोल की। हमारे हीरो का नाम है संग जिन वू, जो कि एक हंटर है और उसका रैंक ई है। ई जो कि सबसे लोएस्ट रैंक माना जाता है, यानी हमारा हीरो एक बहुत ही कमजोर हंटर है। हमारा हीरो एक बस में से उतरता है और कहता है, मैं सबसे कमजोर हंटर हूँ। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे अपने आप को एक हंटर कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे पास कोई रीजनरेशन एबिलिटीज भी नहीं। मैं जितनी बार भी डंजन के अंदर जाता हूँ उतनी बार जख्मी होकर बाहर आता हूँ और कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। एक हंटर का काम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना है, लेकिन मैं फिर भी ये काम करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये काम पसंद है, बल्कि पैसों के लिए करता हूँ। संग जिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल में से होते हुए वो एक डंजन में जा सकते हैं। संग जिन वो एक हंटर गिल्ड के साथ काम करता है। संग जिन वो कहता है, अपनी हंटिंग से मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं उनसे मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपनी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल्स अदा करता हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के पास, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, उसे कोई और जॉब नहीं मिलती, इसलिए मुझे एक हंटर बनना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक शख्स काफी पी रहा होता है, वहीं पर उसका दोस्त भी आ जाता है। काफी पीने वाला शख्स उसे कहता है, बैग तुम तो काफी अरसे के बाद वापस आए हो, तुम तो एक हंटर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए तुम हमारे गिल्ड को छोड़कर चले गए थे। बाक उसे कहता है, असल में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ दूसरा बेटा होने वाला है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। उसका दोस्त उसे कहता है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक डंजन के अंदर जाकर हंटिंग करने से ज्यादा आसान काम और कोई भी नहीं। बाकू से कहता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गया, पता नहीं मेरे स्किल्स काम करेंगे भी या नहीं, कहीं मैं सबसे पीछे न रह जाऊँ। उसी वक्त काफी वाला शख्स पीछे की तरफ देखता है तो संग जिन वो आ रहा होता है। वो उसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। जबकि बाकी के सारे हंटर भी संग जिन वो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो वाकई में आज भी आ गए, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। कॉफी वाला शख्स संग जिन वो से कहता है, क्या तुमने खाना खाया? संग जिन वो से कहता है, हाँ मैंने खा लिया, मेरे बारे में इतनी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। बाक उस शख्स से पूछता है, ये लड़का कौन है? क्या ये बहुत ही एक्सपीरियंस हंटर है जो सारे लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं? वो शख्स हंसना शुरू हो जाता है। बाक से कहता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम जब छोड़ कर गए थे तभी ये लड़का यहाँ पर आया था। इसका निकनेम तुम्हें बताऊं तो तुम भी हंसना शुरू कर दोगे। इसका निकनेम ये है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर है। वैसे तो इसका रैंक ई है, लेकिन जितनी बार भी ये डंजन में जाता है ये ई रैंक के मॉन्स्टर से भी मार खाकर वापस आता है। बाकू से कहता है, वो हमारी बातें सुन सकता है, वो बहुत ज्यादा करीब है। जबकि संग जिन वो भी उनकी बातें सुन लेता है और कहता है, मैंने इन लोगों की सारी बातें सुन ली, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ ही सबसे ज्यादा कमजोर। संग सीधा कॉफी वाले के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मुझे एक कॉफी का कप मिल सकता है? वो उसे कहता है, नहीं, सारी कॉफी खत्म हो गई। संग और भी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, आज तो मुझे कॉफी भी नहीं मिली, आज का दिन तो बहुत ज्यादा बुरा है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम जूही होता है, वो संग पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम फिर से जख्मी होकर वापस आए हो। संग उसे कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाली हो? जूही उसे कहती है, हाँ मैं भी जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? संग उसे कहता है, मुझे नहीं पता, हंटिंग के दौरान शायद मुझे कुछ चोट लग गई। जूही उसे कहती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान? फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। संग उसे सारी बात बताता है। जूही उसे कहती है, क्या तुम इतने ज्यादा जख्मी थे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? संग उसे कहता है, हाँ, हम लोग ई रैंक के मिशन पर थे और वहाँ पर सारे ई रैंक के मॉन्स्टर थे और मेरी सारी टीम में से मैं ही अकेला था जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जूही उसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था? संग उसे कहता है, नहीं, असल में मेरी टीम में सारे ही मुझसे ज्यादा रैंक वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ कोई हीलर रखा ही नहीं। जूही उसे कहती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पास एक हीलर तो रखना ही चाहिए। संग उसे कहता है, कोई बात नहीं, असल में वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ही बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर संग खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है, मुझे लगता है कि सारी टीम डंजन के अंदर जाने वाली है, चलो हम लोग भी चलते हैं। वो सारे लोग उस पोर्टल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी टीम को जो शख्स लीड कर रहा होता है उसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कुछ कहना चाहिए या नहीं, मैं पता नहीं क्वालिफाइड भी हूँ या नहीं, लेकिन इस रेड के लिए मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, एक लीडर की तरह मैं तुम्हारी टीम को लीड करूंगा, तुम सब लोगों को मेरी बात मानना होगी। कॉफी वाला शख्स उसे कहता है, मिस्टर सॉन्ग आपका रैंक हम सब में से ज्यादा हाई है, इसलिए आप हमारे लीडर बन सकते हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं। बाकी के सारे लोग भी बात मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप ही हमारे लीडर हैं। संग जिन वो भी हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहता है, डंजन में हमारा भी ख्याल रखिएगा। मिस्टर सॉन्ग उन सब से कहते हैं, चलो फिर सब लोग अंदर चलते हैं, और साथ ही वो संग जिन वो से कहते हैं, प्लीज इस बार जख्मी मत होना, बस हमारे पीछे पीछे रहना। संग जिन वो पोर्टल से अंदर दाखिल होते हुए कहता है, इस बार मुझे अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है। पूरी टीम के अंदर चले जाने के बाद काफी वाले दोनों शख्स बाहर खड़े होते हैं। दूसरा उसे कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? पहले वाला उसे कहता है, मैं तो बस संग जिन वो को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, आज तो मैं उसे काफी भी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का उससे पूछता है, वो तो इस ग्रुप का सबसे वीक हंटर है, वैसे इस डंजन का डेंजर लेवल क्या है? दूसरा शख्स उसे कहता है, इस डंजन का रैंक डी है, और साथ ही वो उसे कहता है, मैंने कभी भी संग जिन वो को बिना जख्मी हुए डंजन से बाहर आते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है। जूही जिनवो के जख्मों को हील कर रही होती है, क्योंकि जिनवो फिर से जख्मी हो जाता है। जूही उसे कहती है, हर बार तुम्हें ऐसे जख्मी होने की क्या जरूरत है? अगर इतना ही मुश्किल है तो तुम ये काम करते क्यों हो? जबकि वहीं पर बाकी के टीम मेंबर बाकी के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। जूही उन सब की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, मुझे लगता है ये रेड खत्म होने वाली है। वो सारे लोग अपने अपने मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। जूही जिनवो से पूछती है, तुम्हारे पास कोई रीजन है? आखिर तुम ये हंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिनवो हंसते हुए उससे कहता है, मैं सिर्फ मजे के लिए ये काम करता हूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं तो बोर होकर मर जाऊंगा। हालांकि अंदर से वो ये सोच रहा होता है, अब मैं जूही को अपनी पर्सनल रीजन तो नहीं बता सकता, वरना मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगा।
जूही चिल्लाकर उसे कहती है, अब जल्दी से हंसना बंद करो वरना तुम्हारे जहम फिर से खुल जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग के हाथ में एक मैजिकल कोर होती है। जब भी वो एक मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसके अंदर से एक मैजिकल कोर निकलती है। हालांकि सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर भी उसके अंदर से जो मैजिकल कोर मिलती है वो भी हजारों में बिकती है। लेकिन जिनवू के लिए सी रैंक के मॉन्स्टर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिनवू के हाथ में एक ई रैंक की कोर होती है। जिनवू कहता है, इतने ज्यादा जख्मी होने के बाद मुझे सिर्फ एक ई रैंक की कोर मिली है जिसके मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हर रोज मैं अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ एक ऐसी कोर हासिल करता हूँ, ये तो बहुत ही कम है। उसी वक्त उनका एक टीम मेंबर उनसे कहता है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक और रास्ता है, डंजन के अंदर एक और रास्ता है। वो सारे उस रास्ते के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, ये तो डबल लेयर डंजन है, मैंने इसके बारे में सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग अपने हाथ पर एक फायर बॉल बनाते हैं, उसे उस केव के अंदर फेंकते हैं जिससे रोशनी होती है और वो केव काफी ज्यादा लंबी होती है। मिस्टर सॉन्ग सारी टीम से कहते हैं, मेरी बात सुनो, अभी तक इस डंजन का दरवाजा बंद नहीं हुआ, इसका मतलब डंजन का बॉस अभी जिंदा है और मुझे लगता है शायद बॉस इस केव के अंदर है। वैसे तो हमें अपने गिल्ड वालों से राब्ता करना चाहिए और उनके ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे हाई रैंक के हंटर्स यहाँ पर आ गए तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर उस बॉस को मार दें। मुझे पता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो क्यों ना हम लोग वोट करें। वोट्स में जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। अगर वापस जाना हुआ तो वापस जाएंगे, अगर अंदर जाना हुआ तो अंदर जाएंगे। काफी सारे लोग अंदर जाने का कहते हैं जबकि कुछ लोग वापस जाने का कहते हैं। उनकी टीम में टोटल 17 लोग होते हैं, 16 में से 8 कहते हैं हमें अंदर जाना है जबकि 8 कहते हैं हमें बाहर जाना है। बाहर जाने वालों में जूही भी शामिल होती है, वो भी कहती है कि मुझे अंदर नहीं जाना। सबसे लास्ट पर जिनवू बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, अब तुम बताओ हमें किस तरफ जाना है, तुम्हारे वोट पर डिपेंड करेगा हमें बाहर जाना है या अंदर जाना है। सॉन्ग के हाथ में उसका एक ही मैजिकल कोर होता है। सॉन्ग कहता है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और बहुत ही जल्दी मुझे अपनी बहन को कॉलेज में दाखिल करवाना है और मेरी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जिनवू उनसे कहता है, मैंने फैसला कर लिया, हम लोग अंदर जाएंगे और बॉस को मारेंगे। फिर वो सारे लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो कहते हैं, यहाँ पर तो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, काफी देर से हम लोग चल रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, एक बॉस को मारने के बाद 1 ही घंटे के बाद पोर्टल बंद हो जाता है और हमें यहाँ पर चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अगर हम बॉस को मार भी देते हैं तो हमारे पास बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। जिनवू जूही से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर आने के लिए वोट नहीं करता तो हम सब लोग बाहर चले जाते। जूही उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनवू से कहता है, क्या तुम वाकई में ठीक हो? जूही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मैंने अपनी कितनी ज्यादा हीलिंग पावर को इस्तेमाल कर दिया तुम्हें हील करने के लिए और तुम फिर से बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। अगर तुम जख्मी हो जाते हो तो मैं तुम्हें कैसे हील करूंगी? जिनवू कहता है, मैं तो सिर्फ इसी की वजह से अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि ये एक बी रैंक की हीलर है और ये हमेशा फ्री में मुझे हील करती है। जिनवू जूही से सॉरी कहता है। जूही उसे कहती है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। फिर जूही शांत हो जाती है और जिनवू से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे माफी ही मांगनी है तो क्यों ना तुम मुझे खाना खाने के लिए अपने साथ ले जाओ। जिनवू उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देता है। जूही उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं जाओगे? जिनवू घबरा जाता है और उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों डंजन से बाहर जाकर जाएंगे। आखिरकार वो सब लोग चलते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पार बॉस है। वो उस दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, अगर ये बॉस का रूम है तो ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों नहीं है? यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे। मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर चल कर आने के बाद खाली हाथ वापस जाना चाहोगे? मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले पहले हंटर्स हैं। अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग वापस जा सकते हो, मुझे अगर अकेले जाना पड़ा तो मैं अकेले ही अंदर चला जाऊंगा। सारी टीम वाले बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग सी रैंक के हंटर है और उनके स्किल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, चलो सब लोग अंदर चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग सारे दरवाजे को खोल देते हैं। फिर वो सारे लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं मिसालें जलना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मैंने कभी पहले ऐसी डंजन नहीं देखी, चलो सारे फैल जाते हैं और आसपास देखने कोई काम की चीज है या नहीं। यहाँ पर देखकर तो नहीं लगता कि काफी अरसे से यहाँ पर कोई आया होगा। वहाँ पर सामने कुर्सी पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है जबकि इर्द गिर्द छोटे स्टैचूज होते हैं। उन स्टैचूज के हाथ में अजीब सी चीजें होती हैं, कईयों के हाथ में वेपन्स होते हैं और कईयों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जिनवू उनको देखकर कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टैचूज हैं, ये तो बहुत ज्यादा ड्रावना लग रहा है। इनको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे ये हमें घूर रहे हों। उन सब का ध्यान सेंटर में बैठे हुए बड़े स्टैचू पर पड़ता है। वो कहते हैं, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, कहीं ये इन सब का बॉस तो नहीं? मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, नहीं ये बॉस नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक स्टैचू है। लेकिन बाकी सारे स्टैचूज में से सिर्फ यही एक है जो बहुत बड़ा है। वो सारे एरिया को चेक करने के बाद कहते हैं, यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई बॉस है, सिर्फ इन स्टैचूज के अलावा कुछ भी नहीं। उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग की नजर एक मैजिकल सील पर पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग उस मैजिकल सील को भी देख रहे होते हैं कि उनकी टीम का एक बंदा उनसे कहता है, मिस्टर सॉन्ग जहाँ पर आए, इस स्टैचू पर कुछ लिखा हुआ है। वो सारे लोग उस स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उस स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। मिस्टर सॉन्ग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसके ऊपर हेडिंग में लिखा होता है, कार्थीनोन टेम्पल्स कमेंडमेंट्स। वहाँ पर टोटल 3 कमेंडमेंट्स होती है। सबसे पहली होती है लॉर्ड की पूजा करो, दूसरी होती है लॉर्ड की तारीफ करो और तीसरी कमेंडमेंट होती है कि अपनी वफादारी को साबित करो। उसी वक्त जूही जिनवू से कहती है, उस तरफ देखो, वो बड़े वाले बॉस की आंखें हिल रही हैं। मुझे लगता है शायद वो हमारी तरफ ही देख रहा है। जिनवू से कहता है, तुम्हें बस कोई वहम हो गया है, वो सिर्फ एक स्टैचू है। उसी वक्त जिनवू को कुछ महसूस होता है। जिनवू कहता है, अचानक मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है? मिस्टर सॉन्ग जो कि अभी भी वो पढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं, इन कमेंडमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है, अगर कोई इन तीनों कमेंडमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल
निकल पाएगा और साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही सारी टीम घबरा जाती है और कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, दरवाजा तो बंद हो गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। उनमें से एक बंदा कहता है तुम सब लोग तो बस ऐसी बकवास कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं, मैं अभी जाकर दरवाजा खोलता हूँ और बाहर जाता हूँ। बॉस का खजाना या जो कुछ भी है वो तुम लोग रख सकते हो, मैं वापस जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाकर दरवाजे को हाथ लगाता है मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर उसे कहते हैं दरवाजे के हैंडल से दूर रहो। उसी वक्त एक स्टैचू हिलता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है। वो उस शख्स को मार देता है और उसे मारने के बाद वो स्टैचू फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अपनी टीम के एक बंदे के मरने के बाद बाकी के टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं क्या हमें इन सारे स्टैचू से फाइट करना होगी, ये तो बहुत बड़े हैं। जूही और जिनवू भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जूही जिनवू से कहती है अगर वो वाला स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब बॉस का स्टैचू जो मैंने अभी देखा था उसकी आंखें वाकई में हिल रही थी। और यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। जिनवू कहता है आज ये पहली बार नहीं है जब मैं अपने आप को मौत के इतना ज्यादा करीब महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने हंटर गिल्ड को ज्वाइन किया था तो अपनी पहली रेड के दौरान मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था और वहीं पर एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मेरी बैक पर हमला किया था, जिसकी वजह से मैं हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर एक बार मैं एक डंजन के अंदर काफी दिनों तक बंद रहा जहाँ पर मैं भूख की वजह से मरने वाला था। हालांकि वो सारे डंजन लो रैंक के डंजन थे, लेकिन फिर भी हर बार मैं मरते मरते बचा हूँ। मेरे बाकी के सारे टीममेट्स अपने मैजिकल कोर्स को बेचकर अपने लिए बेहतरीन वेपन खरीदते थे ताकि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स को हरा सके और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल देने थे, इसलिए मैं अपने लिए वेपन्स नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन्स के ही डंजन में आ जाता। और इसके अलावा मैं अपने लिए एक हीलर भी नहीं रख सकता था क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते हैं और अगर मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता हूँ तो गिल्ड के दोस्त मुझे अपने हीलर से हील करवा देते थे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बातें करते थे कि मैं हर बार डंजन से जख्मी होकर बाहर निकलता हूँ, हीलर्स के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, उन्हें हर बार मुझे हील करना पड़ता है। और फिर उन सब लोगों ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया कि मैं हर बार डंजन में जाता हूँ और जख्मी होकर वापस आता हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। हालांकि मैं एक हंटर हूँ लेकिन मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। ये सारी बातें करने के बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जिनवू जैसे बॉस के स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती है। जिनवू जल्दी से चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहता है जल्दी से नीचे झुक जाओ। उनमें से आधे लोग तो जल्दी से झुक जाते हैं लेकिन आधे लोग खड़े रहते हैं। बॉस स्टैचू की आंखों से लेजर निकलता है जो कि सामने उनकी तरफ अटैक करता है। जितने भी खड़े होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, जबकि मिस्टर सोंग का हाथ भी कट जाता है। भाग किम से कहता है क्या तुम ठीक हो। किम उसे कहता है हम बिल्कुल ठीक हो। वो सारे लोग अभी नीचे झुके होते हैं। मिस्टर किम कहते हैं मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, अगर जिनवू चिल्लाकर नहीं कहता तो हम लोग भी मर चुके होते। जबकि जूही इस सब की वजह से बेहोश हो जाती है। जिनवू उसके पास ही बैठा होता है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहते हैं अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई भी खड़े होने की कोशिश मत करना, अगर हम लोग खड़े होंगे तो ये हम पर फिर से अटैक करेगा। मिस्टर सोंग जिनवू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि ये एक बी रैंक की हीलर है लेकिन फिर भी ये सिर्फ बेसिक रेट्स पर ही जाती है। लेकिन ये वाली रेट कोई बेसिक नहीं लग रही। जितने लोग तुम्हारी बात सुनकर झुक गए थे वो सारे लोग बच गए जबकि बाकी के सारे मारे गए। जिनवू से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है। मिस्टर सोंग से कहती है क्या तुम इसलिए नहीं चिल्लाए थे कि तुम्हें पता चल गया था कि वो लेजर अटैक करने वाला है। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लगा कि यहाँ पर खतरा है इसलिए मैंने कहा कि नीचे झुक जाओ। जिनवू की नजर मिस्टर सोंग के बाजू पर पड़ती है और वो मिस्टर सोंग से कहता है आपका बाजू तो कट गया है। मिस्टर सोंग से कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, जल्दी से आकर मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद करो। जिनवू मिस्टर सोंग का बाजू बांधने के लिए बैठ जाता है। मिस्टर सोंग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा। वैसे तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं आज तक सिर्फ ए रैंक या फिर डी रैंक की रेट्स पर ही गया हूँ, कभी कभार मैं बी रैंक की रेट पर भी चला जाता हूँ। मिस्टर सोंग से कहते हैं लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये डंजन ना तो ए रैंक है ना ही बी रैंक है, क्योंकि ए रैंक और बी रैंक की डंजन्स में भी इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते और ये बिग बॉस तो मुझे एस रैंक लगता है। साथ ही मिस्टर सोंग से कहते हैं उस स्टैचू के ऊपर लिखा हुआ था 3 कमेंडमेंट्स के बारे में। पहली लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड की तारीफ करो और चौथा अपनी फेथ को साबित करो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम लोग इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है तो इसका मतलब ये जो कुर्सी पर बैठा है यही इन सब का लॉर्ड है और हम इन सब को नहीं हरा सकते। और यहीं पर फिर से एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि आज से 10 साल पहले इस तरह के पोर्टल्स ओपन होना शुरू हुए थे। इससे बहुत ही अजीब सी बातें होना शुरू हो गई। हमारे इंसानों में बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो कि हंटर्स बन गए और उनके अंदर बहुत सारी सुपर एबिलिटीज आ गई। मैं भी एक हंटर बन गया लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसी सुपर एबिलिटी नहीं आई, इसलिए मेरा रैंक सिर्फ ई ही रहा। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले में मेरी पावर बहुत ज्यादा कम है। कोई भी नॉर्मल इंसान इन पोर्टल्स को पार करके अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ हम हीरोज ही हैं जो कि इन डंजन्स को पार करके अंदर आते हैं और इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन डंजन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा डरावने होते हैं। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है क्या आप ठीक है, आपकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही। मिस्टर सोंग से कहते हैं इसके अलावा हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पर आते वक्त मैंने अपने साथ 3 हीलर लिए थे, उनमें से एक हीलर तो लेजर बीम की वजह से मर गया, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिल रही, जबकि दूसरा हीलर बहुत ज्यादा डर गया है और तीसरा हीलर वो लड़की है जो कि
पहले से बेहोश हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि थोड़े वक्त के लिए मुझे कोई हीलर मिलने वाला है। मिस्टर सोंग जिनवू से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर झुके रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सारे टीम वाले बैठे रो रहे होते हैं और कहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सिर्फ एक डी रैंक की डंजन थी, यहाँ पर इतना पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है? जिनवू भी सोच रहा होता है, अगर हम यहीं पर खड़े रहे तो क्या हम बच पाएंगे? लेकिन अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं तो दरवाजे पर वो गार्ड है, वो भी हमें मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टैचू हमें यहाँ से निकलने देंगे। उसी वक्त उनकी टीम का एक और मेंबर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से वापस जाना है। मैंने इतनी मुश्किल से एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन किया था, अब मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। उस हंटर की स्पेशल पावर स्पीड है, वो अपनी मसल्स पर जोर डालकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि हिलना मत। वो हंटर मिस्टर सोंग से कहता है, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं, मुझे पता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं इस स्टैचू के पकड़ने से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। वो अपना स्टैंस लेकर एक जोरदार जंप लगाता है और स्पीड के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के थोड़ा सा करीब हो जाता है, उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू उसके ऊपर लेजर अटैक करता है और उसके पाँव के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। बाकी के हंटर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिनवू भी कहता है, ये स्टैचू तो हमें जिस वक्त चाहे तब मार सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, इनके लिए हमें मारना तो एक कीड़े को मारने से भी ज्यादा आसान है। मिस्टर सोंग कहते हैं, अगर ये मारना चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकते हैं। जिनवू उनसे पूछता है, तो फिर ये लोग हमें मार क्यों नहीं रहे? मिस्टर सोंग से कहते हैं, मुझे क्या पता, हालांकि ये स्टैचूज हमें जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रहे। ये बाकी मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा अलग है। बाकी मॉन्स्टर्स तो देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग एक सोचे समझे प्लान के तहत काम कर रहे हैं। जैसे कि वो दरवाजे के पास वाला स्टैचू जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाओ तब वो अटैक करता है, जबकि ये बड़ा वाला बॉस स्टैचू जैसे ही हम लोग हरकत करते हैं तब हम पर अटैक करता है। मुझे लगता है ये एक पैटर्न में अटैक कर रहे हैं। पैटर्न का लफ्ज सुनते ही जिनवू को समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिनवू उनसे कहता है, मुझे लगता है इस कमरे के अंदर एक रूल है, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। जिनवू की नजर उन कमेंटमेंट्स पर पड़ती है। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, आखिर उन तीनों कमेंटमेंट्स में क्या लिखा हुआ था? उनमें से पहली कमेंटमेंट कौन सी थी? मिस्टर सोंग से कहते हैं, उनमें से पहली ये थी, लॉर्ड की पूजा करो। जिनवू उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है ये बड़ा स्टैचू लॉर्ड है। और साथ ही वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम मारे जाओगे। जिनवू उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है। ये बड़ा वाला स्टैचू हम पर तब अटैक नहीं करता जब हम लोग हरकत करते हैं, बल्कि ये तब अटैक करता है जब हम लोग एक सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पहली कमेंटमेंट का मतलब समझ लिया है, लॉर्ड की पूजा करनी, मतलब लॉर्ड के सामने झुकना है। हमें सबको इसके सामने झुकना होगा। मिस्टर किम और बैक उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है? जिनवू उनसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लॉर्ड की पूजा करना, इसका मतलब यही है कि हमें इसके सामने झुकना होगा। हम इसके सामने झुकेंगे तो ये हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। मिस्टर सोंग हंसते हुए से कहते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वो सबसे कहते हैं, सभी लोग इसके सामने झुक जाओ। वो सारे लोग बॉस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हमें जिंदा रहना है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर ऐसा करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं तो हम लोग ऐसा जरूर करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह झुके रहने के बाद जैसे वो स्टैचू की तरफ देखते हैं तो उस बड़े स्टैचू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो हंसना शुरू कर देता है। बैक कहता है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ? क्या ये हमें इस तरह देखकर खुश हो रहा है? जिनवू फिर से सोचना शुरू कर देता है और कहता है, पहले इसने कितने लोगों पर अटैक किया, कितनों को इसने मार दिया, हम में से कितने जिंदा हैं, हमें कितनी देर तक इस तरह इसके सामने झुक कर रहना होगा? बैक कहता है, मुझे लगता है कि इसने अटैक करना बंद कर दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई में हमारा इसके सामने झुकना काम आ गया? साथ ही बैक बिल्कुल खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, इसने अटैक करना बंद कर दिया है, देखो तुम लोग भी खड़े हो सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में इसने अटैक करना बंद कर दिया, इसका मतलब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जिनवू उनसे कहता है, नहीं, हम लोग अभी तक सेफ नहीं है। उसी वक्त वो बड़ा सा स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। सारे हंटर्स फिर से घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये हमसे फाइट तो नहीं करने वाला? मिस्टर सोंग चिल्लाकर जिनवू से कहते हैं, अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना है, क्या तुम्हारे पास और भी कोई प्लान है? जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू अपना पैर उठाता है और उन हंटर्स पर मारने की कोशिश करता है। वो सारे हंटर्स उसके पाँव से नीचे से दूर हो जाते हैं। जिनवू चिल्लाकर उनसे कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इस डंजन रूम के अपने रूल्स है, हमें कमेंडमेंट्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल था कि इसकी पूजा करो, वो हमने कर दी, अब इसकी प्रेस करनी है, यानी हमें इसकी तारीफ करना होगी। वो सारे हंटर्स हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम लोग इसकी प्रेस कैसे करेंगे, हमने तो कभी प्रेयर की ही नहीं। उनमें से एक हंटर कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पहले मैं एक चर्च का मेंबर हुआ करता था, वहाँ पर मैं स्पीच देता था और वहाँ पर हम गॉड की प्रेस के लिए गाना भी गाते थे। वो हंटर आगे बढ़ता है और अपने गले में पहने हुए क्रॉस के नेकलेस को पकड़ते हुए कहता है, लॉर्ड मैं आपका बंदा हूँ, मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात करो और मुझे एक नया इंसान बना दो जो कि गुनाहों से पाक हो। मेरे अंदर से सारी डार्कनेस को खत्म कर दो और मेरी सारी कमजोरियों को दूर कर दो। मेरे लॉर्ड मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपको मेरी मदद करनी है। मिस्टर किम कहती है, क्या वाकई में इसकी प्रेस काम कर रही है? बॉक कहता है, शायद काम कर रही है। लेवल अप के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। मिस्टर बाग के मरने के बाद वो सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिनवू कहता है, हम इसकी प्रेस कैसे करें, ये तो कोई गॉड नहीं बल्कि एक डेविल है। जिनवू कहता है, दोनों ही तरफ मौत है, पीछे हमारे ये बड़ा सा स्टैचू है, जबकि सामने वो स्टैचूज हैं जो गार्ड के तौर पर हैं। जैसे ही हम लोग उन स्टैचूज के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं और अगर हम सेंटर में रहते हैं तो ये बड़ा स्टैचू हम पर पैर रख देगा।
जिनवू उन सारे स्टैचूज की तरफ देखता है और कहता है किसी के पास कुल्हाड़ा है, किसी के पास एरो है, किसी के पास तलवार है और किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, हम लोग क्या करें, मुझे सोचना होगा। साथ ही वो फिर से हैरान हो जाता है और कहता है दीवार के साथ जो छोटे स्टैचूज हैं उनमें से आधों के पास हथियार हैं और आधों के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों हैं? क्या वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम पर अटैक करने वाले हैं? साथ ही जिनवू सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही हम लोग उन गार्ड के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं, इसका मतलब उनके पास हथियार है इसलिए वो अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स वालों के पास जाएंगे तो हम लोगों पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार नहीं। जिनवू सारे हंटर से कहता है जल्दी से भागकर उन इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के पास चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग भागते हुए एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले जाते हैं। वो जैसे ही उसके सामने जाकर रुकते हैं वो स्टैचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सॉन्ग अपने बाकी के टीम मेंबर से भी कहते हैं ये लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने जाकर खड़े हो जाओ। वो सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज ढूंढकर उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर किम भी जाकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो मिस्टर बाग की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अफसरदा होते हैं। जिनवू ने जूही का हाथ पकड़ा होता है, वो दोनों इकट्ठे होते हैं। जिनवू भागता हुआ जिनवू जूही को अपने साथ लेकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है जल्दी से इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। जिनवू और जूही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये बज क्यों नहीं रहा। जूही रोना शुरू कर देती है और जिनवू से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक स्टैचू के नीचे दो लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, अगर हम दो इकट्ठे खड़े होंगे तो ये नहीं बचेगा। जिनवू को जैसे इस बात की समझ आती है जिनवू जूही का हाथ छोड़ देता है और भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और जूही से कहता है कि यहीं पर रहना, तुम सेफ रहोगी। वहीं उन स्टैचूज में लास्ट बार एक स्टैचू होता है। जिनवू भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है। जिनवू को लगता है शायद उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो बड़े वाला स्टैचू उस पर पैर रखता है, लेकिन जिनवू बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और भागता हुआ उस बड़े से स्टैचू के पास पहुंच जाता है जिसके पास उसे लगता है कि उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम गलत स्टैचू के सामने हो, जल्दी से वहाँ से निकलो। असल में उस स्टैचू के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक शील्ड होती है। जिनवू उसके सामने जाकर गिर जाता है और वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू फिर से रेंगता हुआ दूसरे स्टैचूज की तरफ जाता है और कहता है मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला कोई स्टैचू ढूंढना होगा। और साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है अगर वाकई में कोई गार्ड है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिनवू कहता है अभी मैं मौत और जिंदगी के बीच खड़ा हूँ, मेरे हाथ में जिंदगी की डोर है जो कि बिल्कुल टूटने वाली है। लेकिन साथ ही वो रेंगता हुआ एक स्टैचू के सामने पहुंच जाता है। वो स्टैचू वाली औरत गाना गाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से जिनवू की जान भी बच जाती है। और ये स्टैचू उस कमरे का लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू होता है। उन सारे स्टैचूज के गाना गाने के बाद उनकी दूसरी कमेंडमेंट पूरी हो जाती है और वो बोस स्टैचू वहीं पर रुक जाता है। जूही भागती हुई जिनवू के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे जूही उसके करीब आती है वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि लास्ट शील्ड के अटैक की वजह से जिनवू का एक पाँव कटकर अलग हो जाता है। जूही वहीं पर खड़ी रोना शुरू कर देती है। जूही जल्दी से उसकी कटी हुई टांग के पास बैठ जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिनवू जूही से कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगी। जूही उसे कहती है आराम से बैठे रहो, मुझे कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से भी खून बहना शुरू हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग और बाकी के हंटर्स जूही के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है? खैर हमें इस बात की खुशी है कि जिनवू भी बच गया। मिस्टर किम कहते हैं हम लोग यहाँ पर 17 लोग आए थे और हम में से सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं और उनमें से 2 बहुत ज्यादा जख्मी हैं। मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट गया है और मिस्टर जिनवू की टांग कट गई है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया, लेकिन ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला किया, हम सब कुछ यहाँ पर लेकर आए, यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सजा दी जाएगी। उसी वक्त वो बोस स्टैचू फिर से हिलना शुरू हो जाता है और अपने हाथ को हिलाता है। वो अपने हाथ का इशारा करते हुए जमीन में से 2 पत्थर निकालता है। असल में वो पत्थर सैक्रिफाइस के लिए टेबल होता है जिसे आल्टर भी कहते हैं। सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब क्या, अब हमें क्या करना होगा? मिस्टर किम कहते हैं आखिर सब का क्या मतलब है? जिनवू उनसे कहता है ये एक आल्टर है, हमें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस रखना होगा। वो लोग जिनवू से पूछते हैं अब सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? वो उन्हें बताता है पुराने वक्तों में ऐसे किया करते थे, पत्थर के ऊपर अपने सैक्रिफाइस पेश किए जाते थे जो कि गॉड्स के लिए होते थे। वहाँ पर या तो अपना ब्लड दिया जाता था या फिर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी या फिर कुंवारी लड़कियों की। और इस डंजन की तीसरी कमेंडमेंट यही थी कि अपनी फेथ को साबित करो। जिनवू उनसे कहता है ये हमारा लास्ट स्टेप है, अगर हम लोगों ने इसे पार कर लिया तो हम लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर किम जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं चाहे मैं कितना ही बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रही है यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं मुझे लगता है शायद हमें यहाँ पर किसी की बलि चढ़ानी होगी। साथ ही वो अपनी तलवार मिस्टर सॉन्ग के गले पर रख लेता है और कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ आप ही की बलि चढ़ानी चाहिए। आपके गलत फैसले की वजह से मेरा दोस्त मिस्टर बाग मारा गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर आया था, जबकि 10 और हंटर भी मारे गए। तुम हमारे टीम लीडर हो, तुम्हें हम सब की जिम्मेदारी लेना होगी, अब जल्दी करो और इसको साबित करो। जिनवू मिस्टर किम से कहता है आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मिस्टर किम उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सॉन्ग किम से कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तुम सब की जिम्मेदारी लेना होगी, अपनी तलवार को हटा लो, मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ करना चाहूंगा, मैं तुम लोगों के लिए अपनी बलि जरूर दूंगा। जिनवू चिल्लाकर उनसे कहता है लेकिन ये मिस्टर सॉन्ग की गलती कैसे हो सकती है, हम सब लोगों ने वोट दिया था, उसी के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। मिस्टर सॉन्ग चलते हुए सीधे उस पत्थर के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो उस पत्थर के पास जाकर खड़े होते हैं उनके वहाँ पर जाने से एक रेड फायर जलती है। मिस्टर किम कहते हैं अब क्या होने वाला है? मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं मैं यहाँ पर आ गया, अब मुझे क्या करना होगा?
जिनवू सोचना शुरू कर देता है और कहता है इसके वहाँ पर जाने से एक रेड फ्लेम जली है, इसका मतलब क्या है? क्या इसे सेक्रीफाइस नहीं चाहिए? साथ ही वो बाकी हंटर से कहता है क्या कोई मेरी मदद करेगा, मुझे भी उस आल्टर पर जाना है। दो हंटर्स आगे बढ़ते हैं और जिनवू को पकड़ लेते हैं और उसे उठाते हुए सहारा देते हैं और कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? जिनवू उनसे कहता है मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों लोग उस आल्टर पर पहुंचते हैं वहाँ पर 3 और फायर्स जल जाती हैं। जिनवू आते ही मिस्टर सोंग से कहता है अगर हम लोग यहीं इस आल्टर पर खड़े रहे तो क्या दूसरे लोग हमें बचाने के लिए आएंगे? मिस्टर सोंग से कहते हैं मुझे नहीं पता, वैसे भी इस डंजन के पोर्टल को ओपन हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डंजन है, इसलिए बहुत सारे हंटर्स यहाँ पर नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, यहाँ के मॉन्स्टर्स कमजोर होते हैं। साथ ही जिनवू बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि जैसे ही हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है तो उसका 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के बाद उसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं। हंटर्स की रेड का यही मकसद होता है कि हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना है और उनके बॉस को मारना है ताकि इस पोर्टल को बंद किया जा सके। जैसे ही बॉस मर जाता है पोर्टल बंद हो जाता है। जिनवू कहता है अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोका तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में बाहर चले जाएंगे। जिनवू जूही और किम से भी कहता है तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। जिनवू उनसे कहता है यहाँ पर हर शख्स के लिए एक रेड फ्लेम जल रही है, अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किम और जूही भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे वो लोग आकर वहाँ आल्टर पर खड़े होते हैं उनके लिए भी 2 और फ्लेम्स जलती हैं, टोटल 6 फ्लेम्स हो जाती हैं और फिर साथ ही एक बड़े से दायरे में ब्लू रंग की फ्लेम्स भी जलती हैं और जैसे ही वो ब्लू रंग की फ्लेम्स जलती हैं दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। मिस्टर सोंग और मिस्टर किम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, क्या इसका मतलब हम लोग जहाँ से जा सकते हैं? यहाँ पर कुछ और होने वाला है। और साथ ही उन ब्लू फ्लेम्स में से एक फ्लेम बुझ जाती है और उसके बुझते ही वो स्टैचूज जो कि दूर दीवारों के साथ खड़े थे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर सोंग और मिस्टर किम चिल्लाकर कहते हैं अब क्या होगा, ये लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं। एक एक करके वो ब्लू फ्लेम्स बुझना शुरू हो जाती हैं और वो बड़े स्टैचूज उनके करीब आना शुरू हो जाते हैं। जिनवू फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे समझ आती है कि जितनी देर हम लोग इन स्टैचूज की तरफ देखते रहते हैं वो स्टैचूज खड़े रहते हैं, जैसे ही हम अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। जिनवू जूही से कहता है जल्दी से अपनी आंखें खोलो, तुम आंखें बंद करती हो तो वो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किम उसे कहते हैं क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि बचपन में जो हम गेम खेला करते थे कि जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो प्लेयर आगे बढ़ जाएगा? इसका मतलब हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हमें सिर्फ इन स्टैचूज की तरफ देखते रहना है। वो स्टैचूज जैसे ही उनके करीब बढ़ रहे होते हैं उनमें से एक हंटर लड़की चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देती है और दरवाजे की तरफ जाती है। जैसे वो लड़की आल्टर को छोड़ती है उसके नाम की फ्लेम बुझ जाती है, लेकिन वो लड़की भागती हुई दरवाजे से बाहर चली जाती है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो यहाँ से बाहर चली गई। मिस्टर सोंग भी कहते हैं ये कैसे हो गया, वो तो दरवाजे से जिंदा बाहर चली गई, एक बंदे के कम होने से सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा बंद हुआ है। जिनवू सोचते हुए कहता है आखिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है? जैसे ही हम 6 लोग इस आल्टर पर खड़े हुए 6 के लिए एक एक रेड फ्लेम जली, एक ब्लू फ्लेम्स थी, लेकिन ब्लू फ्लेम्स अपने आप ही खत्म होना शुरू हो गई। जैसे ही घंटा दरवाजे से बाहर चली गई उसके नाम की रेड फ्लेम खत्म हो गई, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया। क्या ये दरवाजे का खुलना एक ट्रैप हो सकता है? सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा की, उसके बाद हमने उसकी प्रेस की, अब हमें अपनी वफादारी साबित करनी है। क्या हमें यहीं पर खड़े रहना चाहिए? क्या इसी तरह इसकी वफादारी साबित होगी? अगर हम गेट से बाहर गए तो शायद हम लोग बाहर जाकर मर जाएं। जिनवू के साथ खड़ा दूसरा हंटर उसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो जिनवू को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो वाला हंटर भी दरवाजे को पार कर जाता है और बाहर चला जाता है। उस हंटर के नाम की रेड फ्लेम भी बुझ जाती है, जिससे दरवाजा थोड़ा सा और क्लोज हो जाता है। जिनवू चिल्लाकर मिस्टर किम से कहता है तुम लोग यहीं पर रहो, अगर हम में से और ज्यादा लोग यहाँ से गए तो हमारे पास इतनी आंखें नहीं बचेंगी कि हम इन सारे स्टैचूज की तरफ देख सके। ये स्टैचूज हमारे करीब पहुंच जाएंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर सोंग उससे कहते हैं जिनवू एक्सप्लेन करो, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? जिनवू से कहता है मेरी बात का ये मतलब है कि हमें यहीं पर रहना है तब तक जब तक कि ये ब्लू फ्लेम्स अपने आप खत्म ना हो जाए। जैसे ब्लू फ्लेम खत्म हो जाएंगी ये स्टैचू यहीं पर रुक जाएंगे और हम लोग बाहर जा पाएंगे। मुझे लगता है ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह काम कर रही है। मिस्टर किम जिनवू से कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन ब्लू फ्लेम्स का ताल्लुक दरवाजे के बंद होने से है। अगर ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मिस्टर किम उसे कहते हैं वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा ई रैंक का लड़का भी हमारी इतनी ज्यादा मदद कर सकेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अभी तक मेरी जान बचाकर रखी। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें कमजोर समझा है और मैं अपने इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिनमें से बहुत सारे मर चुके हैं और जितने भी जिंदा हैं वो सारे तुम्हारी वजह से हैं। और साथ ही मिस्टर किम रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं मेरी भी एक फैमिली है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकता हूँ, मुझे वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। और मिस्टर किम भी आल्टर को छोड़कर भागते हुए दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना। जिनवू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, रोते हुए कहता है तुम्हें माफ कर दूं, मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है। तुम्हारे यहाँ से भाग जाने का मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। जिनवू अपने सर पर हाथ रखकर उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। मिस्टर किम के वहाँ से भाग जाने के बाद सिर्फ 3 लोग पीछे आल्टर पर बचते हैं, जिनमें एक जूही, मिस्टर सोंग और हमारा हीरो जिनवू है। मिस्टर सोंग दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिस्टर किम के भागने के बाद दरवाजा और भी ज्यादा क्लोज हो गया है। मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं वैसे तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन मुझे समझ आ गई है यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिनवू से कहते हैं जूही को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ। जब तक इस आल्टर पर एक भी इंसान मौजूद रहेगा तब तक ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा। तुम और जूही की जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
मिस्टर सॉन्ग जूही से कहते हैं जिनवू की मदद करो और दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जूही डर के मारे जमीन पर बैठी होती है और उसकी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दी थी जिनवू को हील करने में। जूही मिस्टर सॉन्ग से कहती है लेकिन मेरी टांगे काम नहीं कर रही, मैं चल नहीं पाऊंगी। जूही वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग जूही से कहते हैं मुझे लगता है शायद तुमने अपनी माना की पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दी, इसी वजह से अब तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है आप जूही को अपने साथ लें और यहाँ से चले जाएं। वैसे भी मेरी एक टांग नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा। आप जूही को उठा लें और यहाँ से बाहर चले जाएं, मैं यहीं पर रुकता हूँ। जूही चिल्लाकर जिनवू से कहती है नहीं, तुम्हारी बजाय मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जिनवू जूही से कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। साथ ही जिनवू अपना मैजिकल कोर उसे देते हुए कहता है तुम जाकर खाना खा लेना, मैं बाद में आकर तुम्हें ज्वाइन करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं तुमसे अपना मैजिकल कोर वापस ले लूंगा और खाना भी खाऊंगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग उसकी गर्दन में मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और कहते हैं बच्चों वाली बातों का वक्त नहीं, और साथ ही जूही को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है जूही का ख्याल रखना मेरे लिए। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं हाँ मैं जरूर रखूंगा। फिर जिनवू वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है, जबकि मिस्टर सॉन्ग जूही को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जूही को लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिनवू कहता है चलो शुक्र है बाकी सब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि इस डंजन के अंदर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए थी। अब मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। वहीं अल्टर पर एक तलवार गिरी होती है। जिनवू उस तलवार को उठा लेता है और कहता है अब जबकि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मरने से पहले एक मॉन्स्टर को तो अपने साथ लेकर ही जाऊँ। वो सारे स्टैचू मॉन्स्टर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। जिनवू का ब्लड बहने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पर होता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती है, जिसकी वजह से वो स्टैचू और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। जिनवू अपनी तलवार उनके सामने करता है और कहता है अटैक करो मुझ पर, मैं तुम में से एक को तो जरूर मारूंगा। लेकिन साथ ही वो स्टैचू अपने भाले से उस पर अटैक करता है और जिनवू के बाजू में अपना भाला दंसाते हुए उसे ऊपर उठा लेता है और उसे आल्टर के पत्थर पर फेंक देता है। जिनवू बेचारा खून में लिपटा आल्टर के पत्थर पर लेटा होता है और यही कह रहा होता है मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए। मेरे पास भी मेरी फैमिली है, मुझे भी उनकी केयर करनी है, मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। हालांकि ये फैसला मेरा था कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वो बड़ा सा स्टैचू फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिनवू कहता है काश मेरे पास एक और चांस होता, मुझे बस एक और चांस मिल जाए, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। जैसे ही वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करने वाला होता है, वो सारी की सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती हैं और उन ब्लू फ्लेम्स के बुझने के साथ ही वो सारे स्टैचूज वहीं पर रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने के साथ ही जिनवू के सामने एक विंडो ओपन होती है। तुमने इस सीक्रेट मिशन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिनवू कहता है आखिर ये सीक्रेट मिशन क्या है और मैंने कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। और साथ ही फिर से आवाज आना शुरू होती है जो कि उस विंडो पर लिखा होता है, वही उसको आवाज आ रही होती है। जिनवू कहता है अब इसका क्या मतलब है। वहीं पर एक और विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, अब तुम एक प्लेयर बन सकते हो। क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहोगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो 0.02 सेकंड्स के अंदर ही तुम मर जाओगे, और अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। जिनवू कहता है अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है शायद यही वो सेकंड चांस है जिसका मुझे इंतजार था। मुझे मरना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं प्लेयर बनना चाहूंगा। जिनवू जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। उस विंडो पर लिखा जाता है वेलकम प्लेयर, और साथ ही जिनवू की बॉडी में से रोशनी निकलती है और वो सारे स्टैचू खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे जिनवू की आंख खुलती है, जिनवू एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा होता है। जिनवू अपने आसपास देखता है और कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हंटर एसोसिएशन गिल्ड से 2 इंस्पेक्टर आते हैं। जिनवू उन दोनों से पूछता है तुम लोग कौन हो। वो लोग उसे कहते हैं हमें माफ कर देना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हें होश आएगी। हम लोग कोरियन हंटर गिल्ड्स के इंस्पेक्टर हैं। जिनवू उनसे कहता है लेकिन इंस्पेक्टर्स मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। वो इंस्पेक्टर्स जिनवू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिनवू उनसे पूछता है जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ, क्या वो दोनों ठीक हैं। वो इंस्पेक्टर्स उसे कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का क्योंकि बाजू कट गया था, इसकी वजह से अब वो मुझे नहीं लगता कि वो हंटर का काम कर पाएंगे, शायद वो रिटायर हो जाए। और जूही अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया था और वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों दोबारा हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। साथ ही वो इंस्पेक्टर मिस्टर किम के बारे में बताने लगते हैं। जिनवू उनसे कहता है नहीं उनके बारे में रहने दो, मुझे उनके बारे में नहीं जानना। इंस्पेक्टर जिनवू से कहता है उस डंजन में जो कि डबल लेयर डंजन थी, वहाँ पर से जितने भी लोग जिंदा बाहर निकले उनकी टोटल तादाद 6 है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा खतरा होता है और बहुत सारे हंटर्स मरते भी हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठे बहुत सारे हंटर्स का एक साथ मरना बहुत ही अनोखी बात है। जब हमारे इंस्पेक्टर्स और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग वहाँ पर पहुंचे तब तुम अल्टर के पत्थर पर अकेले लेटे हुए थे। तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई स्टैचू भी नहीं। वो कमरा तुम्हारे अलावा बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिनवू उनसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं हाँ हमें भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि बाकियों के बयान के मुताबिक वहाँ पर स्टैचूज थे और उतनी सारी लाशें भी थी। सारे बचने वालों ने जो बयान दिया था वो सबका एक जैसा था, इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। और तुम्हारे बारे में हमारा ये ख्याल है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। जिनवू उनसे कहता है डबल अवेकनिंग का क्या मतलब है। इंस्पेक्टर जिनवू से कहते हैं जब एक हंटर को उसके स्टैट्स मिलते हैं, जब वो एक हंटर बनता है, साथ ही उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ दफा हमने ऐसा भी देखा है कि एक हंटर की दोबारा अवेकनिंग होती है जिससे उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस की मिसालें हैं, जैसे सी रैंक के हंटर्स डायरेक्टली ए रैंक पे चले गए या फिर ए रैंक वाले डबल अवेकनिंग के बाद डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। साथ ही वो इंस्पेक्टर अपने पास मैजिक पावर डिटेक्टर लेकर आए होते हैं जिस पर एक माना क्रिस्टल लगा होता है। वो जिनवू से कहते हैं तुम्हें बस इसके ऊपर अपना हाथ रखना है और हमें पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अगर वहाँ पर वाकई में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे तो तुम्हारे जैसे नॉर्मल पावर वाले हंटर्स उनको हैंडल नहीं कर सकते थे।
उनको हैंडल करने के लिए या तो ए रैंक के हंटर्स की जरूरत थी या फिर एस रैंक के हंटर्स की। इसलिए हम तुम्हारी पावर लेवल को जांचना चाहते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है। तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, जिसकी वजह से तुमने उन सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स को मार दिया। जिन वो उस क्रिस्टल पे ऊपर हाथ रखता है, वो इंस्पेक्टर अपने हाथ में उस मीटर को पकड़ लेता है और कहता है देखते हैं इसके पास कितनी पावर है। लेकिन वो रीडिंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो वाकई में एक कचरा हो। हालांकि ई रैंक के हंटर्स के अंदर भी नॉर्मल पावर लेवल 70 होता है और तुम्हारा पावर लेवल तो सिर्फ 10 है। जिन वो इंस्पेक्टर से कहता है क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं कितनी पावर है मुझमें। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें शायद गलतफहमी हो गई थी, हमें लगा शायद तुम्हारी कोई डबल अवेकनिंग हुई है। साथ ही वो उसे कुछ बताए बिना वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जिन्वो कहता है इन लोगों को तो पता था कि मैं वीकेस्ट हूँ, फिर आखिर ये लोग मेरा टेस्ट करने के लिए आए ही क्यों। वहीं पर बैठे बैठे जिन्वो के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें एक मैसेज के बारे में बताया जा रहा होता है कि आपके पास एक अनरीड मैसेज है। जिन्वो कहता है क्या उन इंस्पेक्टर्स को ये विंडो नजर नहीं आई, क्या ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है। उसी वक्त वो कंबल में से अपना पाँव निकालता है और कहता है मेरा तो पाँव भी वापस जुड़ चुका है और मेरी बॉडी पर कोई जख्म भी नहीं है। अब तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा, पता नहीं शायद वो एक सपना था या फिर रियलिटी। क्या मुझे उन इंस्पेक्टर्स को इस विंडो के बारे में बताना चाहिए या फिर अपने बॉडी पार्ट्स के वापस आने के बारे में। साथ ही जिन्वो उस विंडो पर टच करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिन्वो कहता है मुझे तो लगा था शायद ये टच स्क्रीन है। उसी वक्त उसकी बहन भी अंदर आ जाती है और उसे कहती है भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारे सर पर कोई चोट तो नहीं लगी। असल में उसकी बहन को भी वो विंडो नजर नहीं आ रही होती। उसकी बहन चिल्लाती है उसके पास आ जाती है और उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा डंजन में मत जाना, मैंने तुमसे कहा था कि जख्मी होकर मत आया करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। बाकी सारे हंटर जख्मी होकर क्यों नहीं आते, सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे क्यों हो जो जख्मी होकर बाहर आते हो। अगर तुमने इस तरह जख्मी होकर बाहर आना बंद नहीं किया तो मैं अपनी स्टडी छोड़ दूंगी और मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। तुम्हें हमेशा मेरी स्टडी के लिए काम करना पड़ता है। वो मैसेज वाली विंडो अभी भी उसके सामने होती है। जिन्वो अपनी बहन से कहता है क्या तुम्हें ये चीज नजर आ रही है। जिन्ना उसे कहती है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिन्वो उसे कहता है अगर तुम्हारे पास गेम में कोई मैसेज हो जो तुम्हें पढ़ना हो तो तुम कैसे पढ़ोगी। जिन्ना उसे कहती है मुझे लगता है शायद तुम्हारे सर में कोई चोट लगी है और तुम पागल हो गए हो। अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है तुम अपने मेल बॉक्स को ओपन करो और उसको पढ़ लो। जिन्वो कहता है ओपन द मेल बॉक्स और उसका मैसेज ओपन हो जाता है। उसके मैसेज में लिखा होता है कि उसने डेली क्वेस्ट को पूरा करना है जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना है। जिन्वो कहता है अब इसका क्या मतलब हो सकता है। जिन्ना उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाहर उसकी दोस्त खड़ी होती है, वो उसे कहती है चलो यहाँ से चले और वो दोनों हॉस्पिटल से चली जाती है। जिन्वो के पास और भी बहुत सारी विंडोज ओपन होती है जिनमें लिखा होता है कि एक प्लेयर के पास ये विंडोज ओपन होती है, ये गाइड के तौर पर हंटर को ग्रो करने में मदद करेंगी, इससे हंटर पावरफुल बन सकता है। साथ ही एक वार्निंग होती है अगर प्लेयर वो सब कुछ नहीं करता जो कि उसे विंडो में बताया जाता है, यानी डेली उसे जो भी मिशन दिया जाता है अगर वो पूरा नहीं करता तो उसे पेनल्टी दी जाएगी, यानी उसे सजा मिलेगी। जिन्वो कहता है मुझे तो इसकी जरा भी समझ नहीं आ रही आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। साथ ही उसे याद आता है कि डंजन के अंदर जब वो बेहोश होने वाला था तब उसके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हुई थी, तब उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसे फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करना है। तो उसका डेली का पहला मिशन ये होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि उसके मिशन की डायरेक्शन जो उसे दी जाती है जिसमें उसे पुशअप्स करने होते हैं, चिन अप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होती है और नीचे एक घड़ी होती है जहाँ पर टाइमर चल रहा होता है। जिन्वो मुझे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, मैं तो पहले से ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट की तरह हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। वो वहीं पर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर उठकर देखता हूँ क्या करना है। लेकिन उसके मिशन का टाइम चल रहा होता है। जैसे उसके मिशन की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है उसकी घड़ी का रंग सुरख हो जाता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि तुमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसी वक्त जिन्वो का बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है। जिन्वो कहता है आज यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर बिस्तर पर बैठे बैठे सब कुछ चेंज हो जाता है। वो एक हॉस्पिटल के कमरे की बजाय एक बड़े से रेगिस्तान में बैठा होता है। जिन्वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं अचानक हॉस्पिटल से एक रेगिस्तान में कैसे आ गया। उसी वक्त उसके पीछे से एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर निकलता है और साथ ही उसकी पनिशमेंट की डायरेक्शन भी उसे मैसेज बॉक्स में दिखाई जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अब सजा के तौर पर तुम्हें 4 घंटे इसी डेजर्ट के अंदर रहना है और इस सेंटीपीड मॉन्स्टर से बचना है। जिन्वो उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है मुझे लगता है मेरे साथ मजाक ही हो रहा है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक डेली क्वेस्ट दी जाती है, लेकिन जिन्वो उसे नहीं करता जिसकी वजह से उसे पेनल्टी के तौर पर एक रेगिस्तान में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे 4 घंटे एक बड़े से सेंटीपीड मॉन्स्टर से खुद को बचा कर रखना है। और वो भागता है और भागता है और खुद को उससे बचाता है और आखिरकार उसकी 4 घंटे का टाइम लिमिट पूरा हो जाता है जिससे उसकी पेनल्टी खत्म हो जाती है और वो वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। और साथ ही उसकी विंडो पर लिख दिया जाता है कि तुमने पेनल्टी क्वेस्ट पूरी कर ली है, इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा रिवार्ड आ चुका है, क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिन्वो उस मॉन्स्टर के सामने भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक चुका होता है, वो वहीं पर लेट जाता है। उसी वक्त नर्स अंदर आती है और कहती है इसको क्या हो गया। वो हॉस्पिटल के फर्श पर बहुत सारी रेत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्वो भी फर्श पर पड़ा होता है। वो जल्दी से हेल्प के लिए कहती है कि कोई जल्दी से आओ और हमारी मदद करो।
उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का होता है। दो नर्सेस खड़ी आपस में बातें कर रही होती है। एक उसे कहती है, क्या तुम्हें उस पेशेंट के बारे में पता है जिसका नाम जिनवू है? मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। दूसरी नर्स उसे कहती है, हाँ मैंने सुना है, मैं उसे रोजाना देखती हूँ। हालांकि उसकी हालत खराब थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन फिर भी वो रोजाना सुबह उठकर रनिंग करता है। मैंने डॉक्टर को इसके बारे में बताया था। डॉक्टर ने कहा कि हंटर्स नॉर्मल इंसान के मुकाबले में जल्दी रिजनरेट करते हैं, इसलिए वो जैसा कर रहा है उसे करने दो, उसको एक्सरसाइज करने दो। दूसरी नर्स उसे कहती है, खिड़की से बाहर देखो, वो अभी भी रनिंग कर रहा है। जिनवू भागते हुए कहता है, उस वाकये को पेश आए 4 दिन गुजर चुके हैं और मैं 4 दिन से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। पहली बात ये कि मेरे सामने ये जो विंडो ओपन होती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, और दूसरी बात ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। जिनवू अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर लेता है और साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि डेली रिकवरी का ऑप्शन प्रेस करो। जिनवू उसे जैसे एक्सेप्ट करता है उसकी सारी फटीग खत्म हो जाती है, यानी भाग भाग कर जितना भी वो थक जाता है अपनी एक्सरसाइज करके उसका सारी थकान खत्म हो जाती है। मोफेंग कहता है, पता नहीं ये किस किस्म का मैजिक है, लेकिन डेली क्वेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन रिकवरी का ऑप्शन दबाते ही मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। यही नहीं, मुझे डेली के स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा मुझे गिफ्ट बॉक्स भी मिलते रहते हैं जिनमें अजीब सी चीजें निकलती हैं। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी एजिलिटी और अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी हेल्थ में, अपनी सेंस में या फिर अपने इंटेलिजेंट पॉइंट्स में जितना भी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 1 है। मुझे लगता है कि शायद मेरा लेवल बढ़ने से मेरे बाकी के स्टैट पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक मेन्यू है जिसमें मेरे पास स्किल्स है और इन्वेंटरी का ऑप्शन है जहाँ पर मैं अपने वेपन्स रख सकता हूँ और अपनी उठाई हुई चीजों को वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है जो कि पता नहीं किस सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रहा है। फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद जिनवू अपनी रिसेप्शन वाली नर्स के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है। नर्स उसे कहती है, लेकिन तुम्हें कहाँ पर जाना है? जिनवू उसे कहता है, मुझे कुछ काम है, वो निपटा कर आता हूँ। नर्स उसे जाने देती है। जिनवू वहाँ से सीधा हैपजोंग स्टेशन पर आ जाता है। असल में ये भी उसकी एक क्वेस्ट होती है। जिनवू को रिवार्ड के तौर पर एक गिफ्ट बॉक्स में एक की मिलती है। जिनवू के हाथ में वो की होती है। जिनवू कहता है, मुझे देखना है कि ये की क्या काम करती है। जिनवू कहता है, उस गिफ्ट बॉक्स में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कई बार बहुत ही बेकार चीजें जैसे बैंडेज और पेन्स वगैरह निकलते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीजें भी निकल आती हैं। उस की के बारे में लिखा होता है कि ये एक ऐसी की है जिसकी मदद से तुम एक इंस्टेंट डंजन बना सकते हो, लेकिन तुम इस की को सिर्फ हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिनवू कहता है, पता नहीं ये वाकई में काम करेगी या नहीं, क्योंकि डंजन अपने आप ओपन होती है, किसी की से नहीं हो सकती। लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। शायद ये सब कुछ डबल वेकनिंग की वजह से हो रहा है, या फिर मेरी डबल वेकनिंग होने वाली है। जिनवू उस की को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल गया कि सबसे वीकेस्ट हंटर को डबल वेकनिंग मिल गई है तो वो लोग तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हंसेंगे, इसलिए मुझे पहले ट्राई करना होगा क्या वाकई में मुझे डबल वेकनिंग मिली है या नहीं। जिनवू कहता है, मुझे अपनी रनिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, पर इस की से डंजन ओपन होने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हुए तो मैं वहाँ से जल्दी से भाग आऊंगा। मोफेंग हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी चाबी को घुमाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है। मोफेंग चलते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि तुम इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो, और साथ ही उस पोर्टल का दरवाजा सील हो जाता है। जिनवू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इसका दरवाजा तो बंद हो गया। मैंने तो ये सोचा था अगर डंजन के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर हुए तो मैं जल्दी से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त एक लड़की जो कि मोबाइल यूज कर रही होती है उसके पास से गुजर जाती है। मोफेंग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी अलग डायमेंशन में आ गया हूँ। जिनवू कहता है, इस पोर्टल का डोर एक नॉर्मल डंजन जिसमें पहले जा चुका हूँ उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जिनवू वहीं पर बैठ जाता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं बाहर जा सकता। और साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है, तुम इस डंजन को छोड़कर नहीं जा सकते, या तो तुम बॉस को मारो या फिर रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर चले जाओ। अब जिनवू के पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है, इसलिए जिनवू कहता है, कुछ दिन पहले तक मैं एक ई रैंक का हंटर था जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता था, और आज मुझे एक ऐसी डंजन में बंद कर दिया गया है जहाँ पर मुझे बॉस को हराना है, वरना मैं बाहर नहीं जा सकता। कहीं मेरे साथ फिर से कोई मजाक तो नहीं हो रहा। उसी वक्त जिनवू को अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती है। जिनवू और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या इस गेम को लगता है कि मैं अपनी पार्टी के बिना इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ? मैं तो किसी कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, मैं इस डंजन के बॉस को कैसे मारूंगा। फिर जिनवू हिम्मत करता है और आगे उन आवाजों की तरफ चलना शुरू करता है। मोफेंग कहता है, जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता जा रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। जिनवू कहता है, सामने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि इस डंजन में 20 टाइप मॉन्स्टर होंगे, और साथ ही एक बड़ा सा रेड कलर का वुल्फ निकल आता है और उस पर अटैक करता है। जिनवू जल्दी से उसे डॉज करता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टील फैंग राइकन वुल्फ है। जिनवू कहता है, ई रैंक के गोब्लिन्स को भी मैं हरा नहीं सकता, ये तो फिर एक स्टील फैंग राइकन है। एक वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मैं इसे कैसे हराऊंगा। मोफेंग अपनी टांगों की तरफ देखता है तो उसके पैर कांप रहे होते हैं। मोफेंग कहता है, मेरी तो टांगे साथ नहीं दे रही, ये तो बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रही है। वो भेड़िया फिर से आगे बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू उसे डॉज करते हुए कहता है, मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, मैं यहाँ पर जख्मी नहीं हो सकता, अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। वो वुल्फ पीछे हटने के बाद फिर से उस पर अटैक करता है। जिनवू पीछे की तरफ बैक फ्लिप करते हुए उसको डॉज करता है। जिनवू कहता है, मुझे लगता है शायद मेरी एक्सरसाइज की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गई है, अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट है। जिनवू उसके ऊपर से जंप मारते हुए नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अभी नहीं मार सकता। और साथ ही वो पंच मारता है उस भेड़िए के मुंह पर, जिससे वो भेड़िया दूर जाकर गिरता है।
जिन्वू खुद भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई, कहीं इस वजह से तो नहीं मैंने अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था। लेकिन साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो स्टील फैंग राइकन फिर से उठ खड़ा होता है। जिन्वू कहता है मेरे पास अभी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसको हराने के लिए काफी नहीं। लेकिन जिन्वू पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर से उस पर पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन उस भेड़िए पर कुछ भी असर नहीं होता। जिन्वू कहता है चाहे मेरे पास कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिन्वू को जब ये लगता है कि वो उसको नहीं हरा पाएगा, जिन्वू कहता है अब मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं हरा सकता, ना ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। भेड़िया उस पर अटैक करता है, जिन्वू के कंधे पर अपना पंजा मारता है। जिन्वू कहता है मेरे पास और कोई भी हंटर नहीं है, ना ही मेरे पास हीलर है, ना ही मेरे पास कोई वेपन है, मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है। मैं अपनी बॉडी से इसको कैसे हरा सकता हूँ, काश मेरे पास कोई वेपन होता। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तलवार पड़ी हुई है जो कि उसने मिस्टर किम से ली थी। वो जल्दी से अपनी विंडो में अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर वही तलवार पड़ी होती है। जिन्वू उस तलवार को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और कहता है मुझे नहीं पता कि ये तलवार यहाँ पर क्या कर रही है, और साथ ही वो उस तलवार को निकालते हुए उस वुल्फ की तरफ एक स्लैश लगाता है और उसे सेंटर से 2 टुकड़ों में काट देता है। उस एक वुल्फ के मरते ही उसी वक्त उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा जाता है कि तुमने एक राइकन को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिन्वू कहता है मिस्टर किम ने बताया था कि उन्होंने इस तलवार को 3 मिलियन वोन में खरीदा है, हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो ऐसी तलवार को छू भी नहीं सकता, लेकिन अब तलवार मेरे पास है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये गेम की इन्वेंट्री तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। और उसी वक्त अंधेरे में से 2 और वुल्फ निकल कर आ जाते हैं। जिन्वू कहता है अब मेरे पास एक तलवार है, अब मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरा डर पहले से कम हो चुका है। पहली वाली स्लैश जब उसने लगाई थी तब उसकी तलवार नीचे फर्श में धंस गई थी। जिन्वू जल्दी से उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा होता। वो दोनों राइकन वुल्फ आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। जिन्वू अपना पूरा जोर लगाता है और उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को निकालते ही वो उसको पीछे की तरफ घुमाता है। दोनों में से एक वुल्फ मर जाता है जबकि दूसरा वुल्फ उसकी तलवार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जिन्वू कहता है इसको ऐसे ही तो स्टील फैंग नहीं कहते, इसके दांत तो वाकई में स्टील के बने हुए हैं। जिन्वू कहता है लेकिन मैं अपनी तलवार को नहीं खो सकता, और साथ ही वो उसके पेट में घुटना मारता है और अपनी तलवार को आजाद करवाते हुए उसे सेंटर से काट देता है और दूसरा राइकन भी मर जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर एक और वुल्फ आ जाता है। जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है उस डंजन में जहाँ पर मैं मरते मरते बचा था, उन मॉन्स्टर्स के सामने तुम जैसे वुल्फ तो कुछ भी नहीं हो। जिन्वू उस वुल्फ को घूर कर देखता है, वो वुल्फ पीछे अंधेरे में गायब हो जाता है। इसी वक्त जिन्वू के स्टैट वाली विंडो ओपन होती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। जिन्वू का लेवल 2 हो जाता है, साथ ही उसे 2 स्पेशल स्किल्स भी मिलती हैं, जिसमें एक स्प्रिंट है यानी वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, और दूसरा मस्कुलैरिटी अपने मसल्स को बढ़ा सकता है। जिन्वू अपनी स्टैट विंडो की तरफ देखता है और कहता है जैसे ही मैं लेवल अप होता हूँ तो मेरे सारे स्टैट्स एक पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर मुझे सिर्फ 3 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब डंजन में आकर मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप होना ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। जिन्वू कहता है अपनी एबिलिटीज पर पॉइंट बढ़ाने से पता नहीं मुझे कितना फायदा होता है। इन सारी में मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ की समझ आती है, मैंने इसको 20 पॉइंट्स पर रखा है, लेकिन मुझे इसका महसूस हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि जैसे मेरा लेवल अप होगा मेरे स्टैट्स बढ़ेंगे और मेरी पावर भी ज्यादा बढ़ेगी। जिन्वू कहता है तो इसका मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर यानी कि मैं भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। जिन्वू अपने ही मारे हुए वुल्फ की बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने इसको मार दिया, लेकिन इसके अंदर से कोई मैजिकल कोर क्यों नहीं निकली? क्या ये बाकी डंजन के मुकाबले में कोई अलग डंजन है, या फिर ये वाले मॉन्स्टर्स अपने पीछे कोर नहीं छोड़कर जाते? वहीं पर जिन्वू को एक राइकन फैंग मिलता है जो कि स्टील फैंग होता है। जिन्वू कहता है ये वाले मॉन्स्टर स्पेशल मैजिकल कोर तो नहीं छोड़कर जा रहे, लेकिन इस तरह की आइटम्स छोड़कर जा रहे हैं। और मेरे पास विंडो में एक स्टोर भी है जहाँ पर मैं इन चीजों को रख सकता हूँ या फिर बेच भी सकता हूँ। वहाँ पर खरीदने और बेचने का ऑप्शन होता है। जिन्वू खरीदने के ऑप्शन को क्लिक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका लेवल लो होता है, इसलिए उसे कहा जाता है तुम्हारा लेवल अभी लो है, इसलिए तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो अपनी चीजों को बेच सकते हो। फिर वो बेचने के ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसे वुल्फ के दांत के बदले में 20 गोल्ड दिए जाते हैं। जिन्वू कहता है पता नहीं 20 गोल्ड कितने होते हैं, मुझे इस करेंसी का नहीं पता, मुझे लगता है शायद ये डंजन ई रैंक के बराबर होगी। जिन्वू कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस डंजन को छोड़ नहीं सकता जब तक मैं बॉस को नहीं मारता, लेकिन अगर मैं बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर रुकता भी हूँ तो मेरे पास इतना राशन नहीं है, मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगा। और अगर बॉस ई रैंक का भी हुआ फिर भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। ना ही मुझे पता है कि रिटर्न क्रिस्टल कहाँ से मिलता है, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखता है, वो पहले वाला वुल्फ जो कि चला गया था वो अपने साथ और भी बहुत सारे वुल्फ को लेकर आता है। वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ इकट्ठे हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है।